दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों किचन का बजट खाद्य तेलों ने बिगाड़ दिया है। जी हरी सब्जियों से लेकर आलू प्याज टमाटर जहां सस्ता हुआ है, वही सरसों तेल से लेकर रिफाइंड तक के दाम पिछले एक साल में आसमान पर पहुंच गए हैं। जी खाद्य तेल की महंगाई आम लोगों को कमर तोड़ने का काम कर रही है। हालात यह है कि पिछले एक साल में पाम ऑयल के दाम लगभग दोगुने से अधिक बढ़ गए हैं। जी हाँ, वैसे सिर्फ पाम ऑयल ही महंगा नहीं हुआ है, बल्कि सरसों, राइस ऑयल, तिल समेत सभी तेल के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। पाम ऑयल का इस्तेमाल देश में पैकेट बंद फूड जैसे बिस्कुट, बेकरी प्रोडक्ट, साबुन, तेल, चॉकलेट, स्वीट्स और दूसरी चीजों में होता है, लिहाजा इनके दाम भी जल्द बढ़ सकते हैं। जिन होटलों रेस्टोरेंट में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों इजराइल फलस्तीन के बीच जारी हिंसक टकराव पर रविवार को मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की जेद्दा में आपात बैठक हुई। जहां इस संगठन में 57 मुस्लिम देश शामिल है। जहां बैठक में गाजा पट्टी के ताजा हालात पर गंभीर चिंता जताई है। बैठक में सदस्य देशों ने अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल की कार्रवाई की निंदा की, लेकिन यहूदी देश के खिलाफ सदस्य देशों में मुखरता एवं एकजुटता नजर नहीं आई। कुछ देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध कायम करने पर ओआईसी के सदस्यों देशों पर निशाना साधा। जब मुस्लिम हितों की बात करने वाले ओआईसी के सदस्य देश एकजुट होकर इजराइल पर तीखा हमला नहीं बोल सकी। जहां उनके विचारों में आपसी मतभेद एक बार फिर से देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन के विदेश मंत्री रियाद मलिक ने बैठक की शुरुआत में इजराइल के हमलों को कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह को बताने की जरूरत है कि हम अंतिम दिन तक लड़ाई लड़ेंगे। हम लंबे समय से इस समस्या को झेल रहे हैं। जहां फलस्तीनियों के खिलाफ बिना वजह अपराध किया गया है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवतुल कावुसओग्लू ने कहा है कि पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा में ताजा तनाव बढ़ाने के लिए इजराइल अकेले रूप से जिम्मेदार है। दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव के 8 दिन हो चुके हैं। जहां इजराइल के हवाई जहाज गाजा पर बम बरसा रहे हैं, वही दूसरी ओर गाजा की तरफ से ही इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस बीच भारत ने मध्य पूर्व की स्थिति पर अपने बयान गाजा के इजराइल पर हमले का विरोध किया है, जबकि भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। जी हाँ, वही दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र भी दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष को रोकने के लिए बयान जारी नहीं कर सका है। क्योंकि जिस तरीके से चीन के विदेश मंत्री यांग वी ने बयान दिया है, उसके बाद से अमेरिका भी दबाव में आ गया है कि वे इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अपना पक्ष स्पष्ट कर दें। उसके बाद भारत ने भी फलस्तीन का समर्थन किया है। दोस्तों कोरोना संकट से जहां बहुसंख्यक आबादी की आय घटी है, वहीं अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ गया है। संक्रमण से बचाव और कोरोना से इलाज के लिए अब नई कमोडिटी के रूप में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने, दवाइयां आदि लोगों की जरूरत बनते जा रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो फिर बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कमी हो सकती है। जैसे सूत्रों का कहना है कि कोरोना संकट से पिछले साल लोग परेशान हुए थे, साथ ही आम लोगों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, वही इस साल पहले और फिर दूसरे चरण के दौरान कोरोना संक्रमण फैलने से बहुसंख्यक आबादी आर्थिक संकट का सामना झेल रही है। जी अब तीसरे चरण का कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका सताने लगी है। ऐसे में जहां पिछले साल से ही लोगों की आय में कमी होने से जहां निजी जरूरत की जैसे तैसे पूर्ति हो रही थी, वहीं इस साल तो आर्थिक रूप से बहुसंख्यक आबादी की कमर ही टूट गई है। कोरोना ने बाजार में नई कमोडिटी के रूप में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने, दवाइयां आदि पैदा कर दी है। ये अब भोजन और पानी की तरह ही अनिवार्य आवश्यकताएं बनती जा रही है। लोगों को संक्रमण से बचने और जान बचाने के लिए ये जरूरी लगने लगा है। दोस्तों सरसों तेल की कीमत में धीरे धीरे वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। जी हां, सीमांचल, मिथिलांचल और पटना के बाजार में इसका भाव अब कम से कम 170 रुपए पहुंच गया है। जी ज्यादा से ज्यादा 210 रुपए किलो हो गया है। जी रिफाइंड भी 5 रुपए से बढ़कर 165 से 180 रुपए किलो बिकने लगा है। सरसों तेल रिफाइंड का भाव इसी महीने अब तक 10 रुपए प्रति किलो बढ़ चुका है। जी सरसों तेल और रिफाइंड में तेजी का सिलसिला जारी है। आशंका यह भी है कि इन दोनों की कीमतें और बढ़ सकती है। सरसों तेल का भाव अप्रैल के दूसरे
सप्ताह में 150 से 175 रुपए था। 3 मई तक ये 165 से 200 रुपए किलो पर पहुंच गया। अब ये 170 से 210 रुपए किलो बिकने लगा है। जी इस पर भी मिल वाले कह रहे हैं कि पड़ता नहीं है। जी खल्ली बेचने पर कुछ राहत मिल रही है। सरसों जिस तरीके से महंगा हुआ है, इसका तेल 225 रुपए किलो बिकना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर में कोई गाड़ी है, उसकी नंबर प्लेट का रंग क्या है, सफेद, पीला या फिर हरा? जी हाँ, शायद आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट सफेद होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नंबर प्लेट के सफेद रंग होने की वजह क्या है? आज हम आपको आपकी सफेद नंबर प्लेट के अलावा और भी कई नंबर प्लेट के बारे में सटीक जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि भारत में फिलहाल कई रंगों की नंबर प्लेट देखी जा सकती है। इनमें सफेद, पीला, लाल, हरा, काला और नीले रंग के नंबर प्लेट शामिल है। जी इन सभी रंग की नंबर प्लेट के पीछे एक खास वजह छिपी है। जी ट्रैफिक अधिकारी नंबर प्लेट के रंग को देखते ही समझ जाते हैं कि वे गाड़ी किस कैटेगरी की है, मतलब गाड़ी प्राइवेट है, कमर्शियल है या फिर कुछ और। जी आइए अब जानते हैं कि नंबर प्लेट के अलग अलग रंगों का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सफेद रंग के नंबर प्लेट के बारे में। तो सफेद रंग की नंबर प्लेट केवल उन वाहनों पर लगाई जाती है जो प्राइवेट यूज के लिए गाड़ियां होती है। जी अगर आपके घर में कोई मोटरसाइकिल या फिर कार है तो उसकी नंबर प्लेट भी सफेद रंग की ही होगी। चाहे तो आप अभी भी चेक कर सकते हैं। जी हां, अभी चेक कर लें कि आपकी मोटरसाइकिल या फिर कार की नंबर प्लेट का रंग सफेद है या फिर नहीं। तो उसके बाद बात करते हैं पीले नंबर प्लेट के बारे में। तो पीले रंग की नंबर प्लेट केवल उन वाहनों पर लगाई जाती है जो सार्वजनिक होते हैं और उनका कमर्शियल इस्तेमाल होता है। जैसे सार्वजनिक वाहन जैसे बस, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, बाइक, टैक्सी आदि। इनके अलावा कमर्शियल माल वाहनों पर भी पीले रंग की ही नंबर प्लेट लगाई जाती है। जब पीले रंग की नंबर प्लेट वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। उसके बाद बात करते हैं लाल रंग की नंबर प्लेट के बारे में। तो लाल रंग की नंबर प्लेट केवल भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल की गाड़ियों पर लगाई जाती है। इन नंबर प्लेट पर नंबर के बजाय अशोक चिन्ह लगाया जाता है। इनके अलावा लाल रंग की नंबर प्लेट उन वाहनों पर भी लगाई जाती है जिन्हें कोई कार निर्माता कंपनी टेस्टिंग या फिर प्रमोशन के लिए सड़कों पर उतारती है। इस तरीके के वाहनों को टेम्पररी नंबर मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हरा नंबर प्लेट के बारे में। तो भारत में हरे रंग के नंबर प्लेट बिल्कुल नए हैं। जी हां, हरे रंग के नंबर प्लेट सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही लगाए जाते हैं। हालांकि ये हरे नंबर प्लेट प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों पर लगाए जाते हैं। हालांकि प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर हरे रंग के नंबर प्लेट पर सफेद रंग के नंबर होते हैं, जबकि कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर पीले रंग से नंबर लिखे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं नीली नंबर प्लेट के बारे में। तो नीले रंग की नंबर प्लेट केवल उन वाहनों पर लगाई जाती है जिनका इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। नीले रंग की नंबर प्लेट वाले वाहनों में विदेशी राजदूत या फिर राजनयिक की यात्रा करते हैं। अब बात करते हैं काले रंग की नंबर प्लेट के बारे में। तो काले रंग की नंबर प्लेट केवल ऐसे कमर्शियल वाहनों पर लगाए जाते हैं जिन्हें किराए पर दिया जाता है। जी किराए के गाड़ी पर काले रंग की नंबर प्लेट लगी जो होती है, जिन पर पीले रंग से नंबर लिखे जाते हैं। अब आपको रंग बिरंगी नंबर प्लेट के बारे में समझ में आ गया होगा कि आखिर इस नंबर प्लेट का क्या काम है। दोस्तों कोरोना की पहली लहर में गांव औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरे थे। जिस समय शहरी क्षेत्र में तालाबंदी, बेरोजगारी के कारण सभी जरूरी चीजों की मांग ठप पड़ गई थी, गांव ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। इस दौरान ऑटो सेक्टर से लेकर एफएससीजी सेक्टर तक को ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बने रहने से मजबूती मिली और फिर अर्थव्यवस्था संभल गई। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का सबसे घातक असर गांव पर ही देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित देश के 12 से ज्यादा राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना कहर बनकर टूटा है। जी हां, किसान मजदूर भारी संख्या में बीमार हो रहे हैं और कोरोना के कारण गांव में मौतें बढ़ रही है। विशेषज्ञों को आशंका है कि इस कारण कृषि उत्पादन में कमी आ सकती है। जी हां, कृषि विशेषज्ञ ने बताया है कि किसानों और मजदूरों के बीमार पड़ने से धान की बुआई पर असर पड़ सकता है। जी हां, मजदूरों में संक्रमण गहराने से वे कामकाज के लिए अन्य राज्यों को नहीं जा सकेंगे। जी हां, इससे पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की कमी हो सकती है। कृषि के सकल उत्पादन पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। अगर कृषि उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ तो फिर किसानों के हाथ में पैसा कम पहुंचेगा और वे कम खरीदारी करेंगे और इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में कमी आ सकती है।
दोस्तों, प्राइवेट अस्पतालों में इन दिनों कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी राशि वसूले जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भर्ती तो की जा रही है, लेकिन इलाज का बिल देखकर ही परिजनों के होश फाख्ता हो रहे हैं। जी, शुक्रवार की दोपहर शहर के एक निजी अस्पताल में एक कोरोना मरीज को भर्ती किया गया था। जी, अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होने के बाद शनिवार को मरीज के परिजन ने अस्पताल प्रबंधक से डिस्चार्ज करने को कहा। जी, प्रबंधक ने 24 घंटे के इलाज के नाम पर 62,000 रुपए का बिल पकड़ा दिया, जिसमें 14,000 की दवाइयां, 12,000 की जांच, 18,000 का कमरा, डॉक्टर की फीस 2,000, फिजियोथेरेपी 1,500 और प्रति घंटे ऑक्सीजन का दर 200 रुपए सहित अन्य खर्चे भी जोड़े गए थे। परिजन ने जब दवाएं और जांच के विवरण के साथ 18,000 के कमरे पर आपत्ति जताई और 24 घंटे ऑक्सीजन देने के वीडियो फुटेज की मांग की, तो फिर अस्पताल प्रबंधक ने कहा कि ये सारी चीजें नहीं दे सकते, बिल तो आपको देना ही पड़ेगा, बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। दोस्तों, बिहार में बैंकों के समय में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बदलाव किया गया है। जी हां, अब सिर्फ 4 घंटे ही राज्य में बैंकों में कामकाज होगा। इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। जी, बिहार में 31 मई तक ये एडवाइजरी लागू रहेगी। जानकारी के अनुसार स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने आदेश जारी करके कहा है कि राज्य में 31 मई तक अब बैंक दोपहर 2 बजे तक ही खोला जाएगा। जी, राज्य के बैंकों में अब भी 50% कर्मचारी ही उपस्थित हो सकेंगे। इसके अलावा बैंक में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, कोरोना के भीषण त्रासदी के दौर में यह खबर बेहद चिंताजनक है। जी, बिहार से सटे नेपाल के इलाकों में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार किया जा रहा है। जी, नेपाली पुलिस ने नकली दवा तैयार करने वाले को गिरफ्तार किया है। आशंका है कि नकली दवाओं को बिहार भेजा जा रहा था। जी, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीज की जान ले सकता है। बिहार से सटे नेपाल बाजार विराटनगर में नेपाल की पुलिस ने छापेमारी की थी। जी, इस छापेमारी में नकली रेमडेसिविर बनाने के कारोबार का उद्भेदन हुआ है। जी, मौत के सौदागर बड़ी आसानी से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार कर रहे थे। उन्होंने रेमडेसिविर का लेवल प्रिंट करा रखा था, फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शन स्टासेल्फ की शीशी से उसका लेवल उखाड़ करके रेमडेसिविर का लेवल चिपका दे रहे थे। जी, दरअसल स्टासेल्फ इंजेक्शन की शीशी रेमडेसिविर से मिलती जुलती है। धंधेबाज इसके सहारे ही पैसे कमाकर मौत बांट रहे थे। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में इन दिनों राज्य में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के साथ किए गए गठबंधन को तोड़ने की मांग उठने लगी है। यह पार्टी नेताओं के एक धड़े की मांग है कि असम कांग्रेस को महाजोत को खत्म कर देना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस में चुनावी समझौतों को लेकर भी एक नीति बनाने की मांग की जा रही है। असम में कांग्रेस ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन करके इस बार चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें उसे खास सफलता नहीं मिल पाई और हार का सामना करना पड़ा। यह पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कांग्रेस को AIUDF से गठबंधन तुरंत तोड़ देना चाहिए। इस कदम के लिए समीक्षा के लिए बनी सहमति की रिपोर्ट का इंतजार करनी चाहिए। यह कांग्रेस नेता ने कहा है कि AIUDF के साथ पार्टी गठबंधन खत्म करने में जितनी देर करेगी उसका उसे उतना नुकसान दूसरे राज्यों में भी होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी AIUDF नेताओं के बयानों के जरिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर सकती है। दोस्तों, हालिया दिनों में इजराइल की जुल्म ज्यादती पर इस्लामिक रिसर्च सेंटर ने चिंता जताई है। कड़े शब्दों में इजराइल की कार्रवाई को जालिमाना और फिर दहशतगर्दाना कार्य बताया है। इस्लामिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने कहा है कि 1948 में यूरोपियन देशों ने फिलिस्तीन में इजरायलियों को जबरदस्ती बसाया, फिलिस्तीन देश की जमीन के 2 टुकड़े किए और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा जमाने का प्लान तैयार किया गया। इजराइल हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ता आ रहा है। आए दिन फिलिस्तीनियों को मारना, मकानों में आग लगाना और मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। जुल्म और बर्बरता के खिलाफ पूरी दुनिया के अमन पसंदों को विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई भी मुस्लिम देश फिलिस्तीन की मदद को आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने भारत के मुसलमानों और खास पर मुस्लिम संगठनों से आह्वान किया है कि इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में उठ खड़े हो। कानून के दायरे में रहकर हमें हर प्लेटफॉर्म से अपनी बात कहना चाहिए। जी हां, मौलाना साहबुद्दीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग बंद होने के लिए प्रयास करने की मांग की है।
दोस्तों गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमवार की सुबह 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। जहां अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से किसी के हताहत होने या फिर संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। अरब सागर में उठे तूफान ताउक्ते का आंशिक असर बिहार पर भी पड़ सकता है। इस तूफान की वजह से 17 से 19 मई तक राज्य में बादल छा सकते हैं। प्री मानसून गतिविधियों के कारण कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। अब तक तूफान से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की जान चली गई, वहीं सैकड़ों पेड़ गिरे हैं, साथ ही घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। यह केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन ताउक्ते गुजरात का रुख कर चुका है। यह केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन ताउक्ते गुजरात का रुख कर चुका है। यह तूफान की आहट के साथ गुजरात के तटीय इलाकों में आज कल भारी बारिश की आशंका है। वहीं महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश हो चुकी है। दोस्तों अगर आप WhatsApp यूज करते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी हां, WhatsApp ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की डेडलाइन में कोई भी बदलाव नहीं किया है। कंपनी ने दिल्ली में कहा है कि यूजर्स को हम 15 मई से अधिक की मोहलत नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जिस किसी ने प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है, अब उनके अकाउंट को हम डिलीट करना शुरू करेंगे। जी हां, हाईकोर्ट में कंपनी की पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि यूजर्स से प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। यही नहीं, जो यूजर इस पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे उनके अकाउंट्स को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। यह कपिल सिब्बल ने बताया कि हमने यूजर्स से प्राइवेसी को लेकर सहमत होने का आग्रह किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। तो कंपनी की नई पॉलिसी के मुताबिक WhatsApp को यह अधिकार होगा कि वह यूजर्स के इंटरेक्शन से जुड़ा कुछ डाटा फेसबुक के साथ शेयर करें, साझा करें। इसी को लेकर यूजर्स को कंपनी प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने का नोटिफिकेशन भेज रही है, जिसे स्वीकार करने पर ही आपका WhatsApp आगे जारी रहेगा। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जो फिलहाल 3 जून तक के लिए टाल दी गई है। जी हां, याचिकाकर्ताओं की ओर से यथास्थिति की मांग की गई थी, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई को टालने का फैसला किया है। हालांकि कंपनी ने सुनवाई के दौरान इस पॉलिसी पर स्टे लगाने का विरोध किया है। दोस्तों भारत सरकार ने एक बार फिर से चालान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के आने के बाद 4 साल के बच्चे को भी एक सवारी माना जाएगा। जी हां, अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, एक्टिवा पर अपने बच्चे और बीवी के साथ बाहर जा रहे हैं तो फिर आपका चालान कट सकता है। जी हां, अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है तो फिर आपको बाइक पर संभल कर निकलने की जरूरत है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी माना जाएगा। नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके साथ ही अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आपको पहली बार में 10,000 या फिर 6 महीने की जेल हो सकती है, और दूसरी बार अगर आप ऐसे गलती करते हैं तो फिर ऐसे गलती करने पर 2 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो अगर आप भी अपने कार में शराब पीते हैं तो संभल जाइए, नहीं तो आप पर भी भारी पड़ सकता है। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मौसम बदलने और बारिश होने से कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो जाएगी, लेकिन इस पोस्ट में कुछ भी सत्यता नहीं है। PIB फैक्ट चेक ने कहा है कि यह दावा बिल्कुल गलत है, भ्रामक है। ऐसी अफवाहों पर विश्वास ना करें और ऐसे फर्जी संदेशों को शेयर करने से भी बचें। PIB फैक्ट चेक ने यह भी कहा है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार रुक सकती है अगर आप सही तरीके से मास्क का प्रयोग करें। हर किसी से 2 गज की दूरी बनाकर रखें और अपने हाथ समय समय पर धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर कई तरह के गलत दावे किए जा रहे हैं। इसी तरीके का दावा कोरोना की पहली लहर शुरू होने के दौरान किया जा रहा था कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही संक्रमण खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हां, संक्रमण की रफ्तार पहले से और ज्यादा बढ़ गई। फिर ठंड के मौसम में भी कोरोना का कहर जारी रहा। इसीलिए मौसम में बदलाव से संक्रमण पर यानी कि कोरोना पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इससे निपटने का एक ही तरीका है कि हम खुद सावधानी बरतें और कोरोना नियमों का पालन करें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहां तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।